फिनोल ईथर का जो लास्ट पोर्शन यहाँ पर आएगा दैट्स बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा ईथरिक पोर्शन होगा। अब हमें ईथर को यहाँ पर समझना है। ईथर क्या होता है बच्चों? ईथर आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज आर ओ आर। अगर मैं आर ओ आर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मेरा ईथर कहलाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अगर आप इसका कभी भी अगर नाम लिखना चाहते हो तो हाउ यू विल गिव द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें जो आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सेलेक्ट करी है, ये वाली मेरी लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है, इसको तो आपको अल्केन की तरह मेंशन करना है। और ये जो मेरा ओ आर जो होता है, दिस ओ आर विल बिहेव एज अ एल्कोक्सी हियर। तो यहाँ पर ये जो मेरा कंपाउंड कहलाएगा दैट विल बी नोन एज द एल्कोक्सी अल्केन। या मैं यहाँ पर अगर इसको IUPAC अगर ट्रीट करता हूँ तो IUPAC ये मेरा एल्कोक्सी अल्केन कहलाएगा। और अगर मान लो कॉमनली अगर मैंने मेंशन करा तो कॉमनली ये मेरा डाई एल्काइल ईथर कहलाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये मेरा हमारा ईथर का आइडेंटिफिकेशन होता है। ROR डाई एल्काइल ईथर एल्कोक्सी एल्केन भी इसको बोलते हैं। इट इज हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। ये बात याद रखना, इट इज बेसिकली आइसोमर ऑफ व्हाट, इट्स बेसिकली आइसोमर ऑफ एल्कोहल। ये मेरे एल्कोहल के आइसोमर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग बात करें इथाइल मिथाइल ईथर, ये सारे के सारे आपके जनरली मेंबर्स होते हैं और दे आर बेसिकली मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल या डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अगर एल्कोहल के अंदर मैंने एक H को हटा करके अगर R लगा दिया तो ये वाला मेरा मोलिक्यूल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कोहल का मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ईथर कहलाता है, या वाटर का डाई एल्काइल जो डेरिवेटिव है, डाई एल्काइल डेरिवेटिव जो होगा दैट्स ऑल्सो नोन एज द ईथर हियर। तो हमारा एल्कोहल का मोनो एल्काइल डेरिवेटिव और वाटर का डाई एल्काइल डेरिवेटिव हमारा ईथर कहलाता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करी। ईथर इज बेसिकली क्लासिफाइड बाय टू टाइप्स। वन इज बेसिकली नोन एज द सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, अनदर इज नोन एज द मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या होता है? आज अगर हम लोग अगर देखें, अगर मेरे ईथर में ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम होंगे तो दे विल बी नोन एज व्हाट, वो मेरा सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। और अगर ईथर में ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो दे विल बी नोन एज द अनसिमेट्रिकल ईथर, वो मेरा यहाँ पर मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। तो ईथर को हमने दो टाइप से कैटेगराइज करा। ईथर की अगर हम बात करें तो इट इज हैविंग द बॉन्ड एंगल 110 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल वैसे तो ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आज R और R जो रहता है ना, इनके साइज बड़े होते हैं तो एक्चुअली उनमें रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं। जब उनमें रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं तो रिपल्शन के कारण यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा 110। जबकि अगर मैं वाटर की अगर मैं बात करूँगा तो वाटर में ये वाला एंगल हमारा 105 डिग्री का होता है। तो ये लोग बाग पूछ भी लेते हैं कि सिंस ईथर इज डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इन दैट कंडीशन, मेरा जो कंपाउंड होगा इसमें तो एंगल 105 होता है जबकि इसमें 110 ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द बोथ एल्काइल ग्रुप। और वही बात आप यहाँ पर देखोगे, द मोलिक्यूल ऑफ ईथर इज बैंड ड्यू टू द लोन पेयर। अच्छा, दोनों लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी अपने आप में रिपेल करेंगे तो उसकी वजह से बैंड होता है। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, the bond angle is basically 110, it is greater than the water, that's the 105 due to the repulsion between the bulky alkyl group. Due to the bent structure it possesses dipole moment and hence are polar molecule। इसका मोलिक्यूल बैंट होता है ना, बैंट होने के कारण दोनों इम्पैक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो सकते ना, सिंस इट इज हैविंग द बैंट ऑर्बिट स्ट्रक्चर। तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट होने के कारण ये जो मेरा ईथर होता है ना, इट्स बेसिकली अ पोलर कंपाउंड। आज जो मेरा ईथर होगा ये मेरा पोलर कंपाउंड माना जाएगा। इसके अंदर पोलैरिटी होगी और हमारा ये वाला मोलिक्यूल बेंट होने के कारण इसके अंदर पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी।
अगर हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन विच वी हैव टू डिस्कस हियर, ये एक वन ऑफ द वेल नोन मेथड है जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हालांकि हम लोग इस वाले मेथड को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा एक सिंपल सा मेथड होता है कि आज अगर मान लो बच्चों मुझे अगर कोई भी मेटेलिक एल्कोक्साइड दे रखा है ROM, व्हाट्स द मीन ऑफ द ROM? ROM इज बेसिकली योर मेटेलिक एल्कोक्साइड। अगर मेरे को मेटेलिक एल्कोक्साइड अगर दे रखा है जहां पर मेटल पर प्लस और RO पर माइनस होगा, आपने अगर इसकी रिएक्शन एल्काइल हेलाइड के साथ करवाई तो ये जो मेरा नेगेटिव है इट विल अटैक ऑन द R डैश, और ये वाला जो मेरा कंपाउंड कहलाएगा ये कंपाउंड मेरे ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा मॉलिक्यूल ईथर बन जाएगा। एक SN2 रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी और आवर आंसर विल बिकम एज अ ईथर। सिंस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ ईथर, रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब यहाँ पर हम कुछ इसके इलिस्ट्रेशंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे को मिथाइल आयोडाइड दे रखा है। अगर मैंने इस मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन अगर मैंने सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाई, तो जैसे अगर मैंने मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन अगर सोडियम एथोक्साइड के साथ में अगर करवाई तो वही मेरी रिएक्शन SN2 रिएक्शन होगी। मेरा जो ये नेगेटिव स्पीशीज है ये मिथाइल पर अटैक करेगा, रिएक्शन विल बी द SN2 हियर और एज द रिएक्शन विल बी द SN2। ये मेरा OC2H5 इसके पीछे से अटैक करेगा और मेरा आंसर यहाँ पर जो आ जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स बेसिकली नोन एज व्हाट? ये वाला मेरा मॉलिक्यूल इथाइल मिथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मेटेलिक एल्कोक्साइड की रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है? हमें रिएक्शन करवानी है एल्काइल हैलाइड के साथ। मैंने आपको बताया SN2 मैकेनिज्म होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा विच वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी। ये मेरे इसने पीछे से अटैक करा, एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। एज द पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म्ड हियर, तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट अगर बनेगा तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, OC2H5 फाइनली लिंक हो जाएगा, आयोडीन विल बी रिलीज्ड। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो ये मेरा यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। हमारी जो रिएक्शन है वो याद रखना हिंड्रेंस पर बड़ा मैटर करेगी। आज CS3 में तो क्या है ना बच्चों, कोई हिंड्रेंस नहीं है। बैक डायरेक्शन अटैक इज वेरी मच इजी। Since the back direction attack is very much easy, so no hindrance will be there, reaction will be easily favorable. लेकिन आज अगर मान लो जैसे मैंने ये वाला कंपाउंड अगर ले लिया, अब इस वाले कंपाउंड में मुझे पता है कि यार ये मेरे को एल्काइल हैलाइड दे रखा है, मैंने इसकी रिएक्शन मेटेलिक एल्कोक्साइड के साथ करानी है। आई नो वेरी वेल कि माई रिएक्शन शुड बी SN2 हियर। अब मुझे पता है कि मेरी रिएक्शन SN2 होना चाहिए। SN2 में अटैक करने वाला पीछे से अटैक करेगा। अगर SN2 में अटैक करने वाले ने अगर पीछे से अटैक करा तो यार बच्चों ये तो मेरा हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड है। अगर ये मेरा हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड अगर है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर अगर हम देखें तो हाउ यू विल शो द रिएक्शन? ये मेरे बैक डायरेक्शन से थोड़ी ना अटैक कर सकता है। इस वजह से मैं आपको एक बात बोलूं, अगर कहीं पर मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर दे रखा है और आज अगर आपको लगता है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला अगर कोई स्पीशीज अगर दे रखा है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी लगे कि अवर SN2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, अच्छा आप बोलो सर अगर SN2 नहीं हो पा रही तो सर अपन SN1 करवा दें ना। इफ द न्यूक्लियोफाइल इज द स्ट्रॉन्ग, वो मैक्सिमम कंडीशंस में यही पॉसिबल रखेगा अपने लिए कि मैं SN2 करवाऊं। अगर SN2 नहीं हो पा रहा तो फिर वहां पर आप E2 एलिमिनेशन करवा देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है
कि आज आप यहाँ पर ऐसा मत सोचना इधर से Na निकलेगा इधर से Cl निकलेगा, as the NaCl will release from each other, in that condition our answer will be like the ether. No, in that condition E2 elimination will take place, और as the E2 elimination will take place our answer will be considered as what, मेरा यहाँ पर डिहाइड्रो हेलुसिनेशन होगा, और जैसे डिहाइड्रो हेलुसिनेशन अगर होगा तो आफ्टर द डिहाइड्रो हेलुसिनेशन अवर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा जो कंपाउंड रहेगा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कीन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से मेरा Cl निकलेगा इधर से मेरा H निकलेगा, और एज द H एंड Cl विल रिलीज्ड मेरा मॉलिक्यूल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आप अगर बोलो इन द सेम रिएक्शन सर आई वांट टू फॉर्म द ईथर, मतलब मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर अगर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन अगर दिया और मैंने अगर इस वाले क्वेश्चन की रिएक्शन यदि मैंने मानकर चलो CH3ONA के साथ में करवाई, तो जैसे अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3ONA के साथ करवाई, हमारे को यहाँ पर क्या फील हुआ कि यार हम चाह रहे थे कि ईथर बन जाए, लेकिन यहाँ पर ईथर बना ही नहीं। जैसे ईथर नहीं बना तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया, और एलिमिनेशन होने के बाद में व्हाट इज हैपनिंग, अवर आंसर विल बिकम एज अ अल्कीन हियर। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट वी वांट हियर, हम चाहते हैं कि मेरा ये वाला ईथर बन जाए। कौन सा, इधर से Na निकल जाए इधर से Cl निकल जाए। जैसे ही मेरा एक तरफ से Na और एक तरफ से Cl निकलेगा मेरा मॉलिक्यूल ये वाला ईथर बन जाए। तो आप अगर इस ईथर को अगर बनाना चाहते हो ना तो एक कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, स्पीशीज को रेसिप्रोकेट कर दो। स्पीशीज को रेसिप्रोकेट करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर मेरा एल्कोक्साइड तो ले लो ये वाला, और हेलाइड ले लो मेरा ये वाला। इससे क्या होगा, ये जो मेरा नेगेटिव है दिस नेगेटिव कैन इजीली अटैक हियर, और एज द नेगेटिव कैन इजीली अटैक हियर, यहाँ से मेरा Cl निकल जाएगा और माई आंसर विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, मेरा आंसर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि मेरा ईथर बन जाएगा। यहां पर चूंकि स्टैरिकली हिंड्रेंस नहीं होगा, SN2 विल इजीली टेक प्लेस। तो कभी भी अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर का अगर फॉर्मेशन करना चाहते हो तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन अगर आप करना चाहते हो ना तो हमेशा याद रखना योर अल्कोक्साइड कैन बी द बल्की, बट आपका एल्काइल हेलाइड शुड बी ऑलवेज स्मॉल, as the alkyl halide will be always small in that condition. Now your answer will be like that or you will get the answer of the question. यदि आप लोगों ने ये वाला मॉलिक्यूल अगर लिया, it will not show the what, it will not show the Williamson ether synthesis. यहाँ से Cl नहीं निकल सकता because it is stable due to the resonance. Since it is stable due to the resonance, so of course Cl cannot be removed here. आंसर विल बी द नो रिएक्शन। आज अगर मान लो यहां पर हम अगली रिएक्शन को अगर देखें, मेरी अगली रिएक्शन का नाम है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद द ड्राई Ag2O। बच्चों Ag2O मेरे दो टाइप के होते हैं, एक तो मेरा Ag2O जो होता है वो तो होता है मेरा ड्राई Ag2O का मतलब Ag2O, और एक जो मेरा Ag2O होता है वो मेरा Ag2O होता है मॉइस्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ द मॉइस्ट Ag2O? मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है कि मेरे पास Ag2O में वाटर है, तो जैसे Ag2O में वाटर है तो ये हमारा क्या कर लेगा, AgOH बना देगा। तो अगर मान लो मेरे को एल्काइल हैलाइड अगर दे रखा है, मेरे पास ड्राई Ag2O है, तो जैसे अगर आपके पास ड्राई Ag2O है तो ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है और ये मेरे पास में ड्राई Ag2O है, तो ये दोनों के दोनों Ag X के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, और एज दे विल डू द रिएक्शन हमारा जो आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू द डाई एल्काइल ईथर। ये वाला कंपाउंड डाई एल्काइल ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस AgX का एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन आज अगर मॉइस्ट अगर मुझे दे रखा है, यहां पर अगर ये वाला मेरा अगर ड्राई है तो मेरा आंसर ऐसा आएगा, और अगर मैंने यहां पर Ag2O क्या ले लिया, मॉइस्ट अगर ले लिया, तो मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है, AgOH होता है। तो जैसे अगर इसका मतलब AgOH अगर होगा तो मेरा जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद द ड्राई Ag2O गिव्स द ईथर व्हाइल द मॉइस्ट Ag2O विल फॉर्म द अल्कोहल हियर।
अगर मैंने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा, आपको याद है ना हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टेम्परेचर। अगर मैंने 140 डिग्री सेल्सियस पर करा, अगर मैंने 170 डिग्री सेल्सियस पर करा, तो आपको याद होगा, या एल्यूमिना की प्रेजेंस में हम लगभग 250 या 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यूज में लेते थे। तो लोअर टेम्परेचर जो रहता है हमारा, लोअर टेम्परेचर जो रहेगा दैट विल फेवर व्हाट, दिस लोअर टेम्परेचर बेसिकली फेवर द ईथर, जबकि जो हमारा हायर टेम्परेचर जो रहेगा दैट हायर टेम्परेचर विल फेवर व्हाट, दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन हियर। इंटरमोलिकुलर, यहाँ पर हमारा जो एलिमिनेशन होगा दैट विल बी द इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन, और यहाँ पर जो मेरा एलिमिनेशन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट्स नोन एज द इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। तो वही हमें चीज़ को फॉलो करना है। इथाइल एल्कोहल दे रखा है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आई विल यूज 2 इक्विवेलेंट ऑफ द इथाइल एल्कोहल, वाटर विल बी एलिमिनेटेड, आंसर विल बी द विलियमसन इथरिफिकेशन रिएक्शन दैट इज नोन एज द डाईइथाइल ईथर। और अगर 170 ले लिया तो इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन से इधर से OH निकलेगा, पड़ोस वाले कार्बन से H, मेरा मोलिक्यूल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे एल्यूमिना में 250 पर हमारा ईथर बनेगा, 350 पर हमारा अल्कीन बनेगा, तो ये वाला मेरा मोलिक्यूल ऐसा कहलाएगा। डाइएज़ोमीथेन पढ़ रखा है, यहाँ से कार्बिन बनाएगा, CH2H के साथ क्लब हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द BF3, मेरा जो मोलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू अगेन ईथर, हमारा आंसर आ जाएगा। आज अगर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, ईथर की अगर हम बात करें तो लोअर मेंबर ऑफ ईथर आर बेसिकली इन द गैसियस फेज while the higher member are basically volatile liquid. ईथर पोलर तो होते हैं लेकिन दे आर लिटिल बिट लेस पोलर। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ईथर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, नो, ईथर पोलर स्पीशीज हैं। आज हमारे ईथर की अगर अपन बात करेंगे, दे आर द पोलर, दे आर हैविंग द डाइपोल मोमेंट, लेकिन पोलैरिटी थोड़ी सी डाउन होती है। ईथर आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। आज अगर अपन ईथर की अगर बात करें तो देखो ईथर के अंदर ये वाला ऑक्सीजन पोलर है, दे आर इजीली एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। आज अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कर रहे हैं तो दे आर बेसिकली सोल्यूबल इन वॉट, दे आर बेसिकली सोल्यूबल इन वाटर हियर। लेकिन आज आपको ध्यान रखना है ईथर के बीच में इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं ना, दे आर वॉट, they are the dipole van der Waals attraction force. Since they are the dipole van der Waals attraction forces, in that condition अल्कोहल के बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है, अल्कोहल विल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मेरे अल्कोहल ने अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर शो करा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मेरा स्ट्रॉन्ग है और ये अगर मेरा वीक है तो सीधी सी बात है ये आसानी से टूट जाएंगे और ये नहीं टूटेंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और सोल्यूबिलिटी तो आपको पता है थोड़ा सा हिंडर्ड होता है तो लेस सोल्यूबल होता है। लोअर मेंबर तो फिर भी इसके सोल्यूबल होंगे लेकिन हायर मेंबर फिर इनसोल्यूबल होना स्टार्ट हो जाता है। आज अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें, मैंने बोला ना ईथर आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, वाई, क्योंकि ड्यू टू द लेस पोलर। आज अगर हम देखें इसके अंदर इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती, इसकी वजह से वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल से इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, मेरे अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से हमें को आंसर निकालना है। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आज अगर हम लोग अगर देखें, ईथर मेरे एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। आज अगर मैं ईथर की अगर मैं बात करूं तो ईथर मेरा एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ईथर आर नॉट द एसिड हियर। आज अगर मेरा ईथर अगर एसिड नहीं है, मेरा ईथर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, ईथर बच्चों मेरे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, आज ये मेरा लोन पेयर डोनर होगा, और आज अगर ये लोन पेयर अगर डोनर होगा, लेकिन पता है ईथर मेरा वीक बेस माना जाएगा बच्चों। आज वीक बेस क्यों माना जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है। अब अपन पढ़ते हैं, ईथर आर लेस पोलर सो लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स, एंड ईथर कंपेरेटिवली कम पोलर होते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है, एंड डू नॉट रिएक्ट विद एनी एक्टिव मेटल लाइक द सोडियम, पोटेशियम, कोल्ड डाइल्यूट एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। एसिड है ही नहीं।
अगर एसिड नहीं है तो सीधी सी बात है मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होगी। डाइल्यूट एसिड के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और अगर अपन देखें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करेंगे लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें यहां पर मेटल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, कोई भी ऐसा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। हाँ, बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, लेकिन कंपेरेटिवली वीक बेस माना जाएगा। वीक बेस क्यों माना जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ईथर जो रहता है ये हमारा एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने कभी भी ईथर की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराई, आपका एसिड हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। एसिड कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ये मेरा ईथर होता है ना, ये मेरा वीक बेस होता है। अगर ये मेरा ईथर अगर मेरा वीक बेस है तो ये मेरे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, करेगा कैसे, ये मेरा HCl है, HCl में अगर अपन देखें तो H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट करा, ऑक्सीजन H के साथ क्लब हो जाएगा, ये बन जाएगा डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, तो ये हमारा सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर हम लोगों ने अगर देखा तो अगली रिएक्शन क्या है, आपने अगर H2SO4 के साथ, लेकिन एसिड शुड बी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड हियर क्योंकि मेरा ये वीक बेस है। H2SO4 के अगर साथ अपन रिएक्शन करवा रहे हैं तो H2SO4 में H प्लस और HSO4 माइनस है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा। एज इट विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू H प्लस, मेरा बन जाएगा कंपाउंड डाई एल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, ईथर मेरा बेस है तो ये हमारे ब्रोंस्टेड एसिड के साथ तो रिएक्शन करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको एक चीज और याद रखना है बच्चों कि ये मेरे लुईस एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। जैसे ये BF3 के साथ AlCl3 के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ग्रिग्नार्ड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कैसे, अगर हम देखें BF3 जो है, BF3 इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि अगर आप देखोगे बोरोन के पास में यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं, तो टोटल बोरोन के पास में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आज अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यू नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बोरोन को दे देगा और एक डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीशियम भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसकी वजह से भाई मैग्नीशियम इज एटॉमिक नंबर इज व्हाट 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो पूरा 3p ऑर्बिटल वैकेंट है, 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ईथर अपना लोन पेयर देकर उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये मेरा कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगला हेडिंग का नाम आ रहा है दैट इज नोन एज द हैलोजिनेशन। मैं अगर ईथर की अगर बात करूं तो ईथर कैन बी हैलोजिनेटेड बाय 2 टाइप्स, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ द डार्क और इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। आज अगर मैंने कभी भी ईथर का हेलोजिनेशन अगर डार्क में करा, अगर मैंने कभी भी ईथर का हेलोजिनेशन अगर डार्क में करा, तो कंपेरेटिवली डार्क में ईथर की रिएक्टिविटी सनलाइट के कंपैरिजन में कम होती है। आज अगर डार्क में अगर रिएक्टिविटी कंपेरेटिवली अगर कम होगी, इन दैट कंडीशन यहाँ पर जो एक अल्फा, ऑक्सीजन का पड़ोस वाला अल्फा और इधर वाला मेरा अल्फा डैश, एक एक अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। और जब एक एक अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, मेरा कंपाउंड बन जाएगा अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। अगर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सनलाइट की प्रेजेंस लिया, यू नो वेरी वेल रिएक्शन विल बी हाईएस्ट इन दैट कंडीशन। मेरे जितने भी हाइड्रोजन है सारे क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। तो मेरा जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा पर क्लोरो डाईइथाइल ईथर। पर टर्मिनोलॉजी कब लगाते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे हाइड्रोजन अगर आपने हटा दिए और कोई स्पीशीज लगा दिया तो वहां पर उसके नंबर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कितने हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करा, आपने देखा जाए तो इधर 5 और उधर 5, यू हैव सब्सटीट्यूटेड टोटल 10 हाइड्रोजन हियर। लेकिन मैं आपसे क्या चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर मेरा जो मोलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू व्हाट, आप इसको ऐसा मत बोलना डेका क्लोरो, नो नीड टू यूज द वर्ड डेका। इफ द ओल हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी स्पीशीज कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग, तो वहाँ पर हम पर टर्मिनोलॉजी को यूज में लेते हैं, तो हम वहाँ पर लगा देंगे पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, हम लोगों ने पर टर्मिनोलॉजी लगा दी। अब उसके बाद बच्चों ईथर का अपन का यहाँ पर आता है, अगर आपने कभी भी ईथर को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आपने कभी भी अगर रख दिया लंबे समय तक, तो ऐसे केस में उसका परोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मान लो आप कभी भी स्कूल गए, आपने सोचा कि यार अपन एक काम करते हैं ईथर को लिया दें, अगर आप कभी ईथर को घर पर लेकर आ गए, घर पर जैसे आप ईथर को लेकर आ गए, सपोज करो आपकी मम्मी ने आपसे पूछा क्या लेकर आ गया, आपने बोला मैं ईथर लेकर आ गया, अगर घर वाले जोर से चिल्लाने लग गए ये क्या नाटक है, ईथर को क्यों लेकर आ गया, चलो फेंको, आपने सोचा यार हम इसको क्यों फेंकें, आपने सोचा कि अपन एक काम करते हैं इसको हम टेरेस पर रख आते हैं, आप उसको टेरेस पर रख कर आ गए सवेरे सवेरे, आप शाम को वापस आपने सोचा कि यार ईथर अगर हम देखते हैं कि अपन रख कर आ गए क्या स्थिति है उसकी, तो पता है आप अगर जाओगे ना तो पता है उसका परोक्साइड बनने के पूरे चांसेस होंगे। ईथर जो होता है ना वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ईथर एड अप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये क्या करता है ईथर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेरा जो ईथर होता है ये ईथर क्या करेगा परोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही परोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे यहाँ पर परोक्साइड का फॉर्मेशन अगर होगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन परोक्साइड बनेगा। ये जो मेरा एल्फा कार्बन है, एल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर हमारा ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा परोक्साइड ऑफ ईथर, ये मेरे ईथर के परोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मेरे ईथर के परोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी बात पता है क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और जैसे ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा ये परोक्साइड ऑफ ईथर बन जाएंगे, और इसकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, दीज परोक्साइड्स ऑफ ईथर आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये हमारे एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी भी ईथर को लॉन्ग कांटेक्ट में अगर रख दिया तो ईथर हमारा क्या करता है परोक्साइड ऑफ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे परोक्साइड में का फॉर्मेशन कर लेगा, और वो जो मेरे परोक्साइड्स होते हैं ना दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। अब मान लो आप जैसे छत पर अगर ईथर रख कर आ गए, आपने देखा शाम को जाकर अपन इसको चेक कर लेंगे, दिन में आपने मान लो ईथर वाला चैप्टर पढ़ लिया, अब जैसे ही आप लोगों ने दिन में ईथर वाला चैप्टर पढ़ा, आपने तो पढ़ा कि यार ईथर व्हेन एवर इट विल बी इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सो इट विल टर्न इनटू द परोक्साइड, एंड परोक्साइड इज बेसिकली एक्सप्लोसिव इन नेचर। अब आपका दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो एक्सप्लोसिव बन गया, अब हाउ वी विल चेक कि ये एक्सप्लोसिव बना या नहीं बना। अगर आप कभी भी परोक्साइड की प्रेजेंस को चेक करना चाहते हैं तो ऐसे केस में टू चेक द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, अगर आप कभी भी प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड को अगर चेक करोगे तो हाउ यू विल चेक हियर, परोक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि आज अगर हम लोग देखें, अगर आप कभी भी परोक्साइड की प्रेजेंस को चेक करोगे तो आपको एक काम करना है, आप ले लो ईथर का सैंपल, और जैसे ही आपने ईथर का सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद में आप उसके अंदर Fe+2 को ऐड करो और KCNS को ऐड कर दो, पोटेशियम थायोसाइनेट। जैसे आपने ऐड करा, अगर इसका परोक्साइड अगर बन गया होगा तो परोक्साइड हमेशा ऑक्सीडेशन करता है, तो वो Fe+2 को Fe+3 बना देगा और यहां पर रेड कलर आ जाएगा। ईथर इज नॉट इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, परोक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मान लो परोक्साइड अगर बन गया होगा, आपने अगर Fe+2 डाला तो Fe+2 विल टर्न इनटू द Fe+3, और एज द Fe+2 विल टर्न इनटू द Fe+3, in that condition what will happen, red color will be produced. This indication of color basically shows the presence of the peroxide, मतलब ये रेड कलर हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए खतरे का निशान है। तो
इट इज द साइन ऑफ द डेंजर। इन दैट कंडीशन यहां पर क्या होगा, अगर रेड कलर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि उसका पेरोक्साइड नहीं बना। तो व्हेन एवर यू विल चेक द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपने ओजोन अगर लिया तो वहां पर जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन के साथ हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको दे देगा, खुद O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओजोन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये मैंने यहाँ पर जो रेडिकल अगर बन रहा है, एक तरफ अगर मैंने ये वाला ग्रुप अगर ले लिया, मैंने अगर इसकी, अब दोनों तरफ अगर सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी करवा देना, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो मैंने बोला ना यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, इस वाली रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो होता है दैट्स द फ्री रेडिकल हियर। सिंस द इंटरमीडिएट इज द फ्री रेडिकल हियर, इन दैट कंडीशन रेडिकल में इधर स्टेबल बनाऊंगा तो मेरा पेरोक्साइड बेसिकली उस तरफ बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर होता है। अच्छा, पेरोक्साइड आर हाईली अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव होने के कारण आप इसको कैसे चेक करोगे, ईथर का पेरोक्साइड में जैसे आपने Fe+2 KCNS डाला तो हमारा रेड कलर आ जाएगा। रेड कलर क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो पेरोक्साइड है ना वो मेरे Fe+2 को क्या कर देगा, Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा, और Fe+3 साइनेट आयन के साथ, थायोसाइनेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो कि रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस रेड कलर का प्रोड्यूस होना हमारा पेरोक्साइड की प्रेजेंस को चेक करता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस को शो करता है। अगर मैंने ईथर की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाई, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाएं, व्हाट इज द मीन ऑफ द डाइल्यूट H2SO4? डाइल्यूट H2SO4 बेसिकली इंडिकेट्स व्हाट, ये मेरे हाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। अगर मेरे हाइड्रेशन को इंडिकेट अगर करता है मतलब मुझे वाटर को ऐड करना है, कैसे वाटर को ऐड करूंगा, एक तरफ H और एक तरफ OH को ऐड करना है, हमारा मोलिक्यूल जो रहेगा दैट विल टर्न इनटू द टू इक्विवेलेंट ऑफ द अल्कोहल। लेकिन अगर मैंने डाइल्यूट नहीं लिया और अगर मैंने कॉन्सनट्रेटेड अगर ले लिया, तो कॉन्सनट्रेटेड क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड इज HHSO4, तो यहाँ पर एक तो बन जाएगा ROH और एक बन जाएगा RHSO4। तो ये वाला मेरा ROH और RHSO4 बनेगा, वो ROH वापस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर कर क्या बना देगा, RHSO4 RHSO4 का फॉर्मेशन करेगा। मेरा जो आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू द अल्काइन हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो आज अगर आपने इसकी रिएक्शन देखो, सुनना, मैंने आपसे क्या बोला, ईथर मेरा बेस है। आज अगर ईथर अगर अपन बेस है तो ये मेरा पुअर बेस है। H2SO4 में अगर मान लो आपने डाइल्यूट अगर H2SO4 ले लिया, और अगर डाइल्यूट H2SO4 अगर लिया, ऐसे केस में अगर कोल्ड अगर ले लिया तो नथिंग विल हैपन, क्योंकि पहली बात तो डाइल्यूट ऊपर से कोल्ड और तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने कोल्ड अगर लेना है तो कॉन्सनट्रेटेड आपको लेना पड़ेगा, तो ऑक्सोनियम सोल्ट अभी अपन ने एसिड बेस रिएक्शन करवाई। डाइल्यूट अगर लिया लेकिन हॉट ले लिया तो आपका ये वाली रिएक्शन हो जाएगी जहां पर आपका हाइड्रोलाइसिस आप कर रहे थे, और हॉट और कॉन्सनट्रेटेड अगर आपने ले लिया तो हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ रिएक्शन है, आज अगर मैं देखूं, मैंने अगर PCl5 के साथ अगर ईथर की रिएक्शन करवाई, तो हमारा ईथर की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवाएंगे तो PCl5 के साथ कैसे रिएक्शन हो जाएगी, ये मेरा PCl3, एक तरफ Cl इधर भी Cl, एक बनेगा RCl, दूसरा भी बनेगा RCl और बीच वाला बन जाएगा POCl3। हम लोगों ने ये तरीका पहले भी समझाया कि व्हेन एवर द PCl5 इज गिवन टू यू, इन दैट कंडीशन इट इज कंपल्सरी दैट यू हैव टू यूज व्हाट, आपको यहाँ पर POCl3 बनाना ही है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन BCl3 के साथ करवाई, अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर BCl3 के साथ में करवाई ना, तो यहां पर क्या होगा, ईथर जो रहेगा वो एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन थोड़ी सी यूनिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। अगर मैंने कभी भी ईथर की रिएक्शन अगर BCl3 के साथ करवाई, बोरोन ट्राई क्लोराइड के साथ करवाई, तो तीन इक्विवेलेंट ऑफ द RCl विल फॉर्म्ड, और हमारा ये जो बोरोन है एक एल्कोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्शन कर ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का फॉर्मेशन कर लेगा। RCOCl के साथ अगर अपन रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, चलो देखना, मैंने क्या बोला, Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3। मैंने आपको बोला था ना, जब जब AlCl3 Cl को देखेगा उसको उठा के ले जाएगा, जैसे उठाकर ले जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा RC+O+। अब इस RC+O+ पर यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा,
अटैक करते ही देखना क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ROR, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OR, ऐसा बन जाएगा। तो जैसे इसने यहां पर अगर अटैक करा तो इन दैट कंडीशन अब ऑक्सीजन पर यहां से और उधर से Cl निकल गया, अब यहां से इसको न्यूट्रल करने के लिए मेरा R निकल जाएगा। जैसे ही मेरा R यहां से निकल जाएगा तो ये वाला मोलिक्यूल मेरा एस्टर बन जाएगा। R जो निकला वो Cl के साथ रिएक्शन कर कर RCl बना देगा। तो कभी भी अगर आप लोगों को ईथर का रिएक्शन अगर करवाना है RCOCl के साथ, तो ईथर RCOCl के साथ में रिएक्शन करने के बाद में एक तो आप लोगों का एस्टर का फॉर्मेशन करेगा और एक आप लोगों का एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और किस प्रकार से रिएक्शन होगी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। ये हमारी रिएक्शन ऑफ ईथर विद द एसाइल क्लोराइड था, जहाँ पर हमारा एस्टर और RCl का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें यहाँ पर ईथर की जो अगली रिएक्शन करानी है बच्चों, वो करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अगर ईथर ने आपने कभी भी इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई, तो ये जो मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अगर आप इसकी रिएक्शन कभी भी अगर ईथर के साथ करवाओगे तो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिएक्ट विद द ईथर हियर, एज इट विल रिएक्ट विद द ईथर। तो ये जो CO है ये हमारा बीच में इंसर्ट हो जाएगा। जैसे बीच में इंसर्ट हो जाएगा तो मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द एस्टर हियर, मेरा कंपाउंड एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसकी रिएक्शन करवानी है ईथर की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम इथाइल के साथ। सोडियम इथाइल के अंदर ये जो मेरा C2H5 माइनस होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्गर बेस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। सोडियम इथाइल क्या होता है, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आज अगर आपने कभी भी इसकी रिएक्शन सोडियम इथाइल के साथ करवाई तो ये तो मेरा बेस है। आज अगर ये मेरा बेस है तो ऐसी परिस्थिति में ये जो बेस है ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। जैसे वो वहाँ से निकल जाएगा तो एक जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो तो मेरा एल्कीन बन जाएगा, इधर वाला मेरा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो अगर आप कभी भी इसको अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ, तो मेरा आंसर इस प्रकार से आने के चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन अगर आप करवाओगे, जैसे ही आपने इसको डिहाइड्रेशन अगर करवाया तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक H इधर से निकलेगा एल्कीन बनेगा, एक H इधर से निकलेगा एल्कीन बनेगा और बीच में से आपका वाटर बन जाएगा। आपका जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द 2 इक्विवेलेंट ऑफ द इथीन। मेरा आंसर 2 इक्विवेलेंट ऑफ इथीन में आ जाएगा। रिडक्शन, देखो आपने कभी सुना होगा रेड फॉस्फोरस HI। आज अगर आपने कभी भी इसको रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्शन करवाया, तो अगर आपने इसकी रिएक्शन पहले तो रेड फॉस्फोरस HI के साथ अगर करवाया, HI के साथ रिएक्शन करवाओगे, HI के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो हाउ यू विल डू द रिएक्शन। सबसे पहले जैसे आपने HI के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो ये मेरा HI और इधर भी मेरा HI, एक बनेगा इथाइल आयोडाइड, दूसरा बनेगा इथाइल आयोडाइड। ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, वापस HI का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। जैसे ही HI ने रिडक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो मेरा जो मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन के अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको तो एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी अगर मुझे रेड फॉस्फोरस HI अगर दे रखा है तो जितने डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होंगे ना, आई विल टर्न दैट कार्बन इनटू द अल्केन हियर, मेरा मॉलिक्यूल इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन अगर मैं कराऊंगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सबसे पहले एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल K2Cr2O7 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम लोगों ने एल्कोहल में ये वाला पोर्शन डिस्कस करा है। एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड हमारा एसिड बनाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका मॉलिक्यूल फाइनली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर का भी एसिड बन जाएगा, उधर का भी एसिड बन जाएगा। कंबशन, आपको भी पता है कि मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव को अगर जलाता हूं, अगर मैं बर्न अगर करूंगा तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होगा। तो हमने यहाँ पर डाई इथाइल ईथर अगर ले रखा है और मैंने इस डाई इथाइल ईथर का अगर कंबशन अगर करवाया तो इन दैट कंडीशन जैसे ही आप कंबशन करवाओगे तो मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द CO2 और H2O। हमारा कंपाउंड यहाँ पर एक्सप्लोसिव मिक्सचर का फॉर्मेशन कर देगा, CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला आता है रिएक्शन विद हैलो एसिड। हैलो एसिड का मतलब होता है मुझे ईथर की रिएक्शन
HF, HCl, HBr और HI के साथ कराना है। अभी मैंने आपको बताया, देखो ईथर इज बेसिकली पुअर बेस, तो हमारा एसिड शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑलवेज। इफ यू विल यूज द एसिड इज द डाइल्यूट, नथिंग विल हैपन। डाइल्यूट भी अगर आप ले रहे हो ना तो फिर गर्म करो एटलीस्ट, तो आप तो रिएक्शन करवा सकते हो। ईथर फॉर्म ऑक्सोनियम सोल्ट विद द कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, लेस रिएक्टिव। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr कंपेरेटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि HI HBr सीधी सी बात है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो रिएक्शन करेंगे और CO बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। आज बच्चों जैसे मैंने कभी भी अगर इसकी रिएक्शन अगर कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ करवाई, आज देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये मेरा ईथर है, मैंने मान लो जैसे ईथर की रिएक्शन अगर HX के साथ कराई और अगर ये मेरा कोल्ड है और कॉन्सेंट्रेटेड है, फंडा तो बड़ा सिंपल है। फंडा क्या बड़ा सिंपल है, अगर अपन लोग अगर देखते हैं तो इसके अंदर हम अगर एक चीज को अगर समझें तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताना है, आज अगर मैं मान लो मेरी इस रिएक्शन को अगर समझता हूं तो इन दैट कंडीशन मैंने आपसे क्या बोला बच्चों कि अगर मान लो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, 1 सेकेंड। ये है, अब HX के साथ रिएक्शन करानी है, आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे। एज यू विल ब्रेक द बॉन्ड इन दैट कंडीशन, एक तरफ H जाएगा और एक तरफ X जाएगा, तो एक बन जाएगा RX और एक बन जाएगा ROH। अब अगर मेरा सिस्टम अगर सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी बॉन्ड को ब्रेक कर दो, लेकिन अगर मेरा सिस्टम अनसिमेट्रिकल है तो मैं कहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करूँ, मैं यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करूँ या मैं वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करूँ। चलिए मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले अगर आपने इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाई, HI के साथ करवाओगे तो सबसे पहले आपका H+ आयन अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर। जैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, बच्चों दो केसेस यहां पर देखना, अगर बनने वाला कार्बोकेटायन अगर बहुत स्टेबल है, अगर बनने वाला कार्बोकेटायन अगर मेरा मोस्ट स्टेबल अगर है तो आपको वहां पर SN1 करवाना है, मतलब C+ बनाना है। और अगर बनने वाला कार्बोकेटायन इफ फॉर्म्ड C+, अगर मेरा बनने वाला कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट और लेस, मतलब जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन दे रखा है या उससे ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस, तो हमको SN1 करवाना है। लेस स्टेबल है मतलब बिलो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, मतलब 2 डिग्री हो रही है तो मेरे को SN2 करवाना है। वैसे तो यहां पर अब मैं अगर यहां से बॉन्ड को ब्रेक करूंगा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो मुझे पता है आयोडीन मेरा यहां पर जुड़ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मानकर चलो इफ ऑक्सोनियम, मैंने आपसे क्या बोला, इफ ऑक्सोनियम आयन गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मेरे ऑक्सोनियम आयन ने अगर बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन दिया, जैसे रेजोनेंस स्टेबल दे दिया या 3 डिग्री का दे दिया, मतलब अगर मेरा बनने वाला कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन या उससे अगर ज्यादा स्टेबल है, इन दैट कंडीशन मेरा आंसर SN1 होगा। और अगर मेरा कार्बोकेटायन 2 डिग्री एंड लोअर कार्बोकेटायन अगर है तो वो मेरा SN2 रिएक्शन को शो करेगा। ये मेरा फंडा है जिनको आपको अप्लाई करना है। अब आप इस कंसेप्ट के बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आज अगर मान लो मेरा कार्बोकेटायन अगर कम स्टेबल है तो मैं SN2 को फेवर करवाऊंगा, हेलोजन को वहां जोड़ूंगा जहां हिंड्रेंस कम है, ज्यादा स्टेबल है तो मैं SN1 को फेवर करवाऊंगा। अब आप देखिएगा, जैसे इसको देखें, यहां से अगर मैंने ब्रेक करा तो मेरा प्लस जो बनेगा दैट विल बी द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर ये मेरा प्लस अगर रेजोनेंस अगर स्टेबलाइज अगर है, इन दैट कंडीशन मेरा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, SN1 रिएक्शन होगी, मेरा आयोडीन इधर कनेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। आप अगर मैकेनिज्म करोगे H+ हमारे ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद आई विल ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम हियर बिकॉज फॉर्म्ड केटायन विल बी द स्टेबल। हमको यहां पर SN1 रिएक्शन को अप्रोच करना है। अगर जैसे मैं यहां पर बोलूं, मैं चाहे बॉन्ड को इधर से ब्रेक करूं चाहे मैं बॉन्ड को इधर से ब्रेक करूं, कोई भी मेरा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा। इधर मेरा मिथाइल बनेगा, उधर मेरा 1 डिग्री का बनेगा, तो मेरा जो HI है ये I कहां अटैक करेगा, जिधर हिंड्रेंस कम होगा। सबसे पहले HI के H+ ने अटैक करा,
अटैक करते ही यहां पर फॉर्म्ड C प्लस इज नॉट मोर स्टेबल, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, आई वहां अटैक करेगा जहां हिंड्रेंस कम है, इधर अटैक करते ही मेरा आंसर इधर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने आंसर को जस्टिफाई करना है। ये वाला मोलिक्यूल है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली मेंशन कर देता हूं कि ये है क्या। यहां पर मुझे बेंजीन दे रखा है, आपको एक बात बोलूं, इस वाले बॉन्ड को तो मैं वैसे भी ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। अगर इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता तो यू नो वेरी वेल मेरे पास तो ऑप्शन केवल यही बचता है। तो सीधी सी बात है, आयोडीन मेरे CH3 CH2 पर आएगा और वो मेरा फिनोल बन जाएगा। आप आंसर देख सकते हो, आपने यहां पर करा। अब ये तो वैसे भी नहीं हो सकता ना, यहां से तो इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि वो तो रेजोनेंस स्टेबल है, बेंजीन पर प्लस तो वैसे भी गंदा होता है। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। 2 डिग्री वाले केस के अंदर भी आप वैसे डोमिनेटिंग, मैंने क्या बोला, यहां से अगर मैंने बॉन्ड को ब्रेक करा, प्लस बनता है तो 2 डिग्री का बनेगा, इधर बनता है तो 1 डिग्री का बनेगा। मैंने आपसे क्या बोला, अगर सामने वाला बोल रहा है SN1 या SN2 दोनों करवानी है, SN1 के हिसाब से अगर आप करवाओगे तो ये रिएक्शन मेरी होगी, SN2 के हिसाब से करवाओगे तो यहां से ब्रेक होगा, और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आई विल फेवर द SN2, क्योंकि मेरा कार्बोकेटन अगर 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा या उससे ज्यादा अगर होगा तो SN1 करवाना है। यहाँ पर 2 डिग्री है तो मैं SN2 को फेवर करूंगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया इसका SN1 प्रोडक्ट क्या होगा, वी हैव टू ड्रॉ द SN1 प्रोडक्ट, इसका SN2 क्या होगा, वी हैव टू ड्रॉ द SN2, लेकिन बाई डिफॉल्टली अगर पूछता है तो हमको इस कंसेप्ट को अपनाना है। अगर एक्सेस अगर यूज में ले रखा है, एक्सेस अगर आपको कभी भी दे दे तो यहां पर आपको क्या करना है, इस प्रकार से रिएक्शन करनी है। इधर वाले एल्काइल का भी आयोडाइड जोड़ना है, हेलाइड, इधर वाले पर भी हेलाइड, और बीच में आपको क्या जोड़ देना है, पानी निकाल देना है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी, ये मैंने बात करी कोल्ड कॉन्सेंट्रेट की। अगर कभी हॉट अगर मेंशन कर दें तो हॉट, आज अगर आप देखोगे, मतलब मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर अगर अपन देखें तो मेरा जो मोलिक्यूल था ये कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड था, तो आप एक एक इक्विवेलेंट यूज में ले रहे थे। अच्छा, सामने वाले ने अगर बोला कि भैया अगर मैं एक्सेस में अगर यूज में ले रहा हूं तो अपन वैसे वर्क करेंगे। कभी कभी एक्सेस टर्मिनोलॉजी अगर मेंशन नहीं भी करता तो ये जो हॉट साइन है ना, दिस हॉट साइन बेसिकली शो व्हाट, ये मेरे एक्सेस को ही शो करता है। तो हॉट का मतलब भी एक्सेस है। तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर HI के साथ करवाई तो मैं इस प्रकार से HI के साथ रिएक्शन कराऊंगा, दोनों के दोनों एल्काइल को आयोडीन के साथ क्लब कर कर एल्काइल आयोडाइड बना दूंगा। कॉन्सेंट्रेटेड हॉट HBr ले लिया, इधर वाले एल्काइल के साथ Br जुड़ जाएगा, उधर वाले के साथ भी Br जुड़ जाएगा। जैसे ही आपके दोनों के साथ Br कनेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डाईइथाइल ब्रोमाइड। अब यहां पर अपन इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। आपको भी पता है ईथर बेसिकली जनरल एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ईथर इज बेसिकली यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट मिक्सचर ऑफ ईथर इन ड्राई आइस, गिव्स द टेम्परेचर एज लो 110 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग अगर देखें सॉल्वेंट फॉर ऑयल, फैट्स, रेजिन्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड में आपको बताया था ईथर का सॉल्वेंट अपन यूज में लेते हैं। ये एक्चुअली 11 ये जो टेम्परेचर था ना इसके पहले वाला, ये यहाँ पर अगर अपन ने ये एज अ रेफ्रिजरेंट अ मिक्सचर ऑफ ईथर एंड ड्राई आइस गिव्स द टेम्परेचर एज लो, ये टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा गलत मेंशन्ड है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर सॉल्वेंट को अपन सॉल्वेंट की फॉर्म में ये यूज में आ जाएगा। ध्यान रखना, फॉर प्रोवाइडिंग इनर्ट और मॉइस्ट फ्री मीडियम टू ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे आपने देखा होगा वुड्स रिएक्शन में हम ड्राई ईथर यूज में लेते हैं, तो कभी भी अगर आपको मॉइस्चर अगर यूज में नहीं लेना तो आप ड्राई ईथर को यूज में ले सकते हो। परफ्यूम्स में बेसिकली फॉर्मेशन यूज में आता है। डाई आइसोप्रोपाइल ईथर जो होता है वो हमारा पेट्रोल एज अ एंटी नॉकिंग कंपाउंड की फॉर्म में यूज में आएगा। आपको ये वाली चीज को ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो अगला वाला जो इसका यूज होता है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और ईथर इज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ पेट्रोल। आज पता है पेट्रोल का सब्सटीट्यूशन होता है अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर, इसको नेटेलाइट बोलते हैं। आज अगर मुझे कभी भी पेट्रोल और अगर ईथर का अल्कोहल और ईथर का जो कॉम्बिनेशन अगर दे रखा है ना, तो अल्कोहल का और ईथर का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, दैट इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ ईथर।
विच बेसिकली गिव्स वॉट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द नेटेलाइट। ये हमारा पेट्रोल का सब्सटीट्यूशन है। और यहां पर दे रखा है हैलो इथेन, मतलब जैसे CF3CHClBr used as a anesthetic because it produce unconsciousness without affecting lungs or heat। हैलो जो इथेन्स जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं हैलोथेन्स। जैसे CF3CHClBr, ये एनेस्थेटिक पर्पस में यूज में लिया जाता है और ये अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करता है। याद रखना, अफेक्टिंग लंग्स को भी नहीं करेगा यहाँ पर, और ये अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर अगर अपन देखें प्रिपरेशन ऑफ इपोक्साइड, इपोक्साइड क्या होते हैं बच्चों? इपोक्साइड्स आर बेसिकली साइक्लिक ईथर हियर। साइक्लिक ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द इपोक्साइड्स। जैसे अगर अपन देखें, आज अगर प्रिपरेशन मेथड अगर देखोगे, अगर आप लोगों ने कभी भी इपोक्सीडेशन अल्कीन का कराया पर एसिड के साथ, तो जैसे अगर आप पर एसिड की प्रेजेंस में अगर इपोक्सीडेशन अगर करवाओगे, तो पर एसिड क्या करता है? एक ऑक्सीजन को दे करके इपोक्साइड बना लेता है। या आप लोग अगर विसिनल हेलोहाइड्रिन में अगर आपने उसको बेस केटेलाइज्ड अगर कर दिया, तो वो भी हमारा इपोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। या अगर परोक्सी एसिड की प्रेजेंस में अगर आप इपोक्सीडेशन करवाते हो, वो भी कैसे करता है देखना। ये मेरा परोक्सी एसिड है भाई, RC डबल बॉन्ड OOH जो होता है, ये मेरा नॉर्मल एसिड होता है। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और जोड़ दिया, तो ये मेरा परोक्सी एसिड है। ये क्या करेगा? ये वाला ऑक्सीजन देगा और ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड पर अटैक कर कर साइक्लिक ईथर बना देगा। इसको अपन ने इपोक्साइड नाम दे दिया। आज अगर मान लो यहाँ पर मुझे एल्कीन दे रखा है, कुछ भी नहीं करना, जो भी मुझे यहाँ पर एसिड अगर दे रखा है, इनका जो एक ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और दे विल मेक द साइक्लिक ईथर हियर। हमारा यहाँ पर साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई भी अगर आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल अगर दे रखा है, जैसे इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, C6H5 अगर अपोजिट है, तो यहाँ पर भी आप अपोजिट करो, आपका मॉलिक्यूल ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। करना वही है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और हमें रिंग को बनाना है। मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें, ये वाले जो अगर अपन देखें पर एसिड के अंदर, ये वाले जो मेरे ऑक्सीजन होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। अगर ये मेरे बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनका तो कुछ नहीं होगा। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, ये पाई पर अटैक कर कर ये पाई के साथ जुड़ जाएगा और फाइनली हमारा साइक्लिक ईथर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आज ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे, सो दे विल नॉट डू एनीथिंग। दिस ऑक्सीजन लोन पेयर विल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड, पाई के साथ ब्रेक कर कर कनेक्ट हो जाएगा और जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो मेरा फाइनली साइक्लिक ईथर बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन आती है बेस प्रमोटेड रिंग क्लोजर ऑफ विसिनल हेलोहाइड्रिन्स। हेलोहाइड्रिन क्या होते हैं? आज अगर मैंने एल्कीन की रिएक्शन अगर HOX के साथ कराई, HOX क्या होता है? HOX इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द हैलोजन एंड वाटर। तो मेरा हेलोहाइड्रिन बनेगा, एक तरफ OH और एक तरफ X बन जाएगा। अब अगर आपने इसको बेस के साथ में अगर रिएक्ट करवाया, तो यहां पर ये बेस क्या करेगा? इस H पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकालेगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और ये जो मेरा माइनस है इधर अटैक कर कर हैलोजन को निकाल देगा और एक कंसेप्ट फॉलो करेगा, इसका नाम होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो कभी भी अगर मान लो मेरे को अगर कभी भी हेलोहाइड्रिन अगर बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये हेलोहाइड्रिन होता है, ये मेरा हाइपोहेलस एसिड होता है। तो हेलोहाइड्रिन जो बना उसको अगर आपने बेस के साथ ट्रीट करा है ना, तो जनरली वो इस प्रकार से बन जाएगा। वही मैंने बताया ना, OH हमारे H को ले जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, NGP करेगा तो वो हमारा आगे ले जाएगा, हैलोजन साइमल्टेनियसली हमारा निकल जाएगा, निकलते मेरा साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा और वी विल गेट द आंसर। आज अगर मान लो ये वाला कंपाउंड है, मतलब ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट में मतलब इधर से जो अटैक कर रहा है और जो निकल रहा है, दैट शुड बी द अपोजिट ऑफ ईच अदर। जैसे ये OH मेरा बाहर है, OH मेरा बाहर है, तो Br मेरा अंदर है, तो ये बेस इस H पर अटैक करेगा, H पर अटैक करते ये इधर बाहर से अटैक करेगा, तो Br अंदर से निकलेगा। मतलब इफ माई हैंड इज लाइक दैट और सपोज Br इज इनसाइड, तो ये जो अगर इस ऑक्सीजन पर माइनस आया वो ऐसे अटैक करेगा और इधर से मेरा Br निकल जाएगा। हमारा आंसर इस प्रकार से कहलाएगा, यू विल गेट द आंसर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है, मिस्टेक यहाँ पर बेसिकली क्या है,
एक यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये मेरा OH कहलाएगा, इस जगह पर ये मेरा OH प्रेजेंट होगा, यहां पर हमारा OH आ जाएगा। या अगर OH नहीं होगा तो ये हमारा अगर OH नहीं हुआ तो वहां पर हमारा H प्रेजेंट होगा। यू हैव टू रिमेंबर यहां पर हमारा H ही प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लोग देखें जैसे ये मुझे दे रखा है तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है ना, BrH2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो एक तरफ Br और एक तरफ OH कनेक्टेड हो जाएगा। ये मेरा एंटी एडिशन होता है, ये आप लोगों ने एल्कीन में पढ़ा है। तो उसके बाद में मेरा OH का H अटैक करेगा उधर, मेरी रिंग बन जाएगी और Br साइमल्टेनियसली निकल जाएगा। तो ये मेरा क्या बनता है, साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन करता है। अगर वो अपोजिट है तो अपोजिट में जुड़ जाएंगे, एक तरफ है तो एक तरफ हमारे जुड़ जाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आप लोगों ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पर माइनस होता है, ये अपन लोगों ने पढ़ रखा है, इस कार्बन पर अटैक करेगा सो दैट 3 मेंबर्ड रिंग विल बी ओपनड हियर, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में मेरा मोलिक्यूल प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी। यहाँ पर अगर अपन देखें तो मेरे कार्बन पर माइनस आएगा, माइनस विल अटैक हियर साइमल्टेनियसली और रिंग विल बी ओपनड, और एज द रिंग विल बी ओपनड मेरा मोलिक्यूल वापस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन, ये मेरे उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा वेयर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव इज मैक्सिमम, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर पॉजिटिव की जो डेंसिटी है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पर भी अटैक करवा सकते हो। इधर अटैक करेगा साइमल्टेनियसली रिंग ओपन हो जाएगी और यू विल गेट द आंसर। कभी भी जैसे अगर ये वाला कंपाउंड दे रखा है तो KSH दे रखा है ना, तो यहाँ पर S पर माइनस है तो ये S इधर अटैक करेगा, योर रिंग विल बी ओपनड हियर, और आपकी जैसे रिंग ओपन हो जाएगी तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन ऐसा बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल रिंग ओपन रिएक्शन ऑफ द इपोक्साइड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ SN2। मैंने क्या बोला, जहां पर पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां पर आपको अटैक करवाना है, जहां हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पर अटैक नहीं होगा, हिंड्रेंस कम होगा वहां पर अटैक होना चाहिए। जैसे ये है, कहीं पर भी आपको अटैक करवाना है, NaOC2 हमारा ये एक जगह पर अटैक करेगा। अगर मान लो जैसे इस O माइनस ने अगर यहाँ पर अटैक करा, अटैक करते ही और रिंग विल बी ओपन साइमल्टेनियसली एज इट विल बी ओपन साइमल्टेनियसली, हमारा ये बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये दे रखा है, सेम तरीका दे रखा है, यू हैव टू ब्रेक द रिंग एज यू विल ब्रेक द रिंग, एक साइड से आपको रिंग ब्रेक करनी है, यू विल गेट द आंसर अगेन। अच्छा, इसके अंदर एक चीज को ध्यान रखना है, अब ये सिमेट्रिसिटी नहीं है, यहां पर मेरा CH3O माइनस अटैक करेगा। अब अगर मेरा CH3O माइनस अटैक करेगा तो किधर अटैक करेगा बच्चों, देखो ये तो वहां अटैक करेगा जहां प्लस ज्यादा है। अब अटैक तो ये दो ही कार्बन पर करेगा क्योंकि मुझे रिंग को ब्रेक करना है। अब अगर अपन इस कार्बन पर देखें, ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो दो जने जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नेगेटिव क्यों अट्रैक्ट होगा, तो मेरा नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट होगा, माई नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड एट दिस साइड, हमारा रिंग ऐसे ओपन हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर, माई आंसर विल बी लाइक दैट। न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग मैंने आपको बताई ना, यहां पर मेरा कौन अटैक करेगा, यहां पर मेरा C6H5 माइनस अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा, जिधर प्लस ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा यहां पर, क्योंकि यहां CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो मेरा नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं हो सकता ना, इधर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद साइमल्टेनियसली रिंग विल बी ओपन और यू विल गेट द आंसर। वही मैंने आपको बताया कि जहां पर आपका पॉजिटिव स्टेबल बनेगा वहीं पर हमारा अटैक होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कौन सा आयन देता है, हाइड्राइड आयन। नाउ दिस हाइड्राइड आयन विल अटैक हियर सो दैट योर रिंग विल बी ओपन हियर एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पर HBr के साथ करवाऊंगा, कोई नहीं है, सबसे पहले HBr का H+ अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, फिर Br अटैक करेगा, रिंग ओपन हो जाएगी, एक तरफ OH और एक तरफ Br आ जाएगा, CH3 CH2 OH। यहां पर एक चीज को ध्यान रखना है, अगर मान लो इफ H+ अटैक्स इन फर्स्ट स्टेप, अगर मेरा H+ ने अगर पहले स्टेप में अटैक करा एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, और फिर आपका न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा देन इट विल अटैक,
तो ये कैसे अटैक करेगा, देन इट विल अटैक अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। जैसे मीडियम आपको H2SO4 दे रखा है ना, H+ अटैक करेगा। H+ कहाँ पर अटैक करेगा, ये फिर आपका इथाइल एल्कोहल अटैक करेगा। तो वहाँ कहाँ अटैक करेगा, जिधर बनने वाला केटाइन ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ तो सिमेट्रिसिटी है तो कहीं पर भी अटैक करवा दो, कोई ऐसा इश्यूज ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर अनसिमेट्रिसिटी हुई तो आपको केटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। सिमेट्रिसिटी H+ यहाँ पर अटैक करेगा, एक जगह पानी अटैक करेगा, तो दोनों तरफ आपके ओवरऑल OH जुड़ जाएंगे, नथिंग विल बी हैपन। वो मैंने आपको बताया कैसे हमारी रिएक्शन होगी। H+ ने अटैक करा, H+ ने अटैक करने के बाद ये मेरा वाटर है, वाटर विल अटैक इन द नेक्स्ट स्टेप। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा और यू विल गेट द आंसर। आपका बड़ा सिंपल सा अप्रोच होगा, आपको इस तरीके से देखना है। HBr के साथ है 3 मेंबर की रिंग होगी, आपकी रिंग ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही आपकी रिंग ब्रेक हो जाएगी यू विल गेट द आंसर। कुछ भी टेंशन नहीं लेना, एक तरफ H को जोड़ना है और एक तरफ Br को जोड़ देना है। अब जैसे इसको देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपका H2SO4 में कौन अटैक करेगा, H+। H+ ने कहाँ पर अटैक करना है, H+ ने आपका अटैक करना है ऑक्सीजन पर। जैसे ही मेरे H+ ने कहाँ पर अटैक करा, ऑक्सीजन पर, तो ये मेरा पहली बार में कंपाउंड बन जाएगा। अब अगली बार में कौन अटैक करेगा, मिथाइल एल्कोहल। तो मैंने आपको अभी क्या लाइन बोली थी कि पहली बार में अगर H+ ने अटैक करा और फिर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहां पर अटैक करेगा जहां पर बनने वाला C+ स्टेबल है। अब ये मेरा इधर अटैक करेगा क्योंकि स्टेबल C+ इधर ही बनेगा, तो हमारा आंसर रिंग ऐसे ओपन हो जाएगी। मतलब या तो पहले स्टेप में मेरा सीधा नेगेटिव अटैक कर जाए, दैट्स द डिफरेंट मैटर। अगर मेरे पहले स्टेप में नेगेटिव अटैक करेगा तो वो वहां अटैक करेगा जहां प्लस ज्यादा है, और पहले स्टेप में H+ अटैक करेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो स्टेबिलिटी के बिहाफ पर अटैक करेगा। तो CH3OH कहां अटैक करेगा, वेयर फॉर्म्ड C+ इज मोस्ट स्टेबल। तो जहां पर अगर मेरा बनने वाला C+ अगर स्टेबल होगा, अगर वहां पर अटैक करवाओगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये मेरा जो पोर्शन था दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द ईथर। यू हैव टू रिमेंबर, हमको यहाँ पर जैसे हमने इसका अटैक करवाया तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारी रिंग इधर से ओपन हो जाएगी और जैसे ही मेरी रिंग इधर से ओपन हो जाएगी, हमारा 2 CH3 यहाँ पर रहेगा और आपका OCH3H इधर कनेक्ट हो जाएगा। बाद में आपको H यहाँ से निकालना है। एज यू विल रिमूव द H हियर, योर प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड लाइक दैट। So this is the chapter of the ether. Now we have completed the alcohol, phenol and ether, all 3 chapters. I hope आप लोगों को ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। Thank you so much.